Hello student, good morning all of you. Now start chemistry lecture. तो हम पीरियोडिक टेबल के लास्ट टॉपिक में थे, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बता रहे थे। मोस्ले का इक्वेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका ऑन पॉली स्केल एंड अनदर इज मुलिकन्स स्केल। एक और मैं स्केल बताऊंगा, वो अलग से बताऊंगा। उसके अलावा मैंने कल थोड़ा सा बॉर्न हेवर साइकिल के बारे में बताया कि आयनेशन एनर्जी का जो रियल डेफिनेशन होता है, उस रियल डेफिनेशन को थोड़ा सा हम फील किए कि एक आयनेशन एनर्जी में केवल इलेक्ट्रॉन निकलना ही बड़ी बात नहीं है, किस कंडीशन में, किस स्टेट में, किस फेज में हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, कितना एनर्जी देना पड़ रहा है। सबने हमने कंपेयर किया है कि आयनेशन एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट ज़्यादा होता है, सेकंड की ज़्यादा होता है, थर्ड ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, कंपेयर करना सीखा हमने। उसके अलावा किस स्टेट में हम निकालते हैं, सॉलिड स्टेट में सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो सॉलिड स्टेट से निकालते हैं या गैसियस फेज से निकालते हैं। गैस में एक सॉलिड को गैस में लाने के लिए एनर्जी क्या जरूरत पड़ता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे नेप्थलीन बॉल देखते हो, नेप्थलीन बॉल अगर हम एयर में छोड़ देते हैं या कपूर पर एयर में छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट वेपर बनता है। तो हीट गेन करके वो उसमें जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपर एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो कोई भी सॉलिड को वेपर में बदला जा सकता है, भले हीट ज़्यादा लगे, तो उसको हम हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, तो डेल्टा एच बोलेंगे। तब जाके हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। उसके बाद रिएक्शन होता है Na+ में और Cl- में। जब दोनों में रिएक्शन होता है तो दोनों जब कंबाइंड होते हैं गैसियस फेज में, तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो गैसियस फेज से जब दोनों कंबाइंड होकर रिलीज होते हैं तो NaCl बनता है, और NaCl किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में। सोचो Na+ गैस फेज में, Na+ गैसियस फेज में, Cl- गैसियस फेज में, दोनों मिला बन गया सॉलिड। ऐसा कैसे? तो जब दोनों मिला होगा तो एनर्जी क्या किया होगा? रिलीज किया होगा। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और उसी रिलीज एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हालांकि ये सब चीजें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये सब तुम्हें मैं समझाया था, हाइड्रेशन एनर्जी भी समझाया था मैं तुम्हें, बट ये सब हम फिर से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डेल्टा एच से हम रिलेटेड था, तो इसलिए हमने बताया कि डेल्टा एच से क्या मतलब होता है। डेल्टा एच का मतलब होता है, अगर हमें पूछा कि हीट ऑफ इंथैल्पी निकालो, यानी वो काम करने में कितना हमें हीट लेना है देना है, तो हमने कितना दिया और कितना हमें रिलीज हुआ। तो कहने का मतलब साइन वाइज उसको ऐड करना, अगर हम दे रहे हैं तो प्लस लिखेंगे और रिलीज हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो साइन वाइज उसको एडिशन करना है। तो अगर आप फाइनल रिजल्टेंट उस काम को कराने में, जैसे Na+ को आप Na को Na+ बना रहे हो और Cl को Cl- बना रहे हो, और दोनों काम एक ही में हो रहा है, एक में एनर्जी लग रहा है और एक में एनर्जी हम रिलीज हो रहा है, तो देना एनर्जी और रिलीज होना दोनों का कैलकुलेशन जब करेंगे यानी रिजल्टेंट निकालेंगे, उसी को हम डेल्टा एच के नाम देंगे, इंथैल्पी। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे आयनेशन एनर्जी, तो आयनेशन एनर्जी का जो रियल डिफिनेशन होता था वो गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इंथैल्पी होता है डेल्टा एच, कभी भी डेल्टा एच का वैल्यू अगर तुम्हें दे दिया, तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर दे दिया मतलब उस चीज को कराने में, तो +10 किलो जूल अगर दे दिया, और डेल्टा एच का वैल्यू अगर -10 किलो जूल दे दिया, तो इसका मतलब हम समझेंगे उस चीज को कराने में 10 किलो जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये क्या है? एंडो है, एंडोथर्मिक। तो मीनिंग भी समझना है। और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव दे दिया, तो निगेटिव केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि वो रिलीज हो रहा है। माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि वो माइनस मतलब डेटा माइनस है। अगर ये दोनों के बारे में बात करें तो दोनों के में इनका जो, अगर मोड में बात करें
अमाउंट बात करते, अमाउंट सेम है, मोड में बात करें तो अमाउंट सेम है, माइनस केवल इस बात को इंडिकेशन करने लगता है कि ये हीट रिलीज हुआ है, यानी एक्सोथर्मिक है। तो प्लस इज इंडिकेटिंग दैट हीट इज एब्जॉर्ब एंड नेगेटिव इज इंडिकेटिंग दैट हीट इज रिलीज्ड। ओके ना। और इसमें एक विशेष चीज और ध्यान में रखना है कि -10 किलो जूल और +10 किलो जूल अगर दिया गया तो 10 किलो जूल अगर देता है तो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अब मैं तुम्हें वही समझाने जा रहा हूं कि 1 मोल का मीनिंग क्या होता है। तो हालांकि मोल अलग से हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं तुम्हें शॉर्टकट में थोड़ा मोल बताऊंगा कि ताकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल का जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व हो जाए। तो जब भी डेल्टा एच का वैल्यू दिया जाएगा वो 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, या 1 मोल लिखेगा या नहीं लिखेगा, आपको 1 मोल के लिए समझना है। जैसे हमने बोला कि Na से Na+ जाने में 10 किलो जूल एनर्जी लगा, डेल्टा एच का वैल्यू 10 किलो जूल है, पर मोल लिखा है नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूं, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में 10 किलो जूल नहीं लगा है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा है। तो हम इस चीज को अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या हमने सीख लिया है, तो अब हम ये सीख रहे हैं कि Na से जब Na+ बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान विशेष ये रखना है कि Na सॉलिड से हमें Na गैस बदलना होगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफिनेशन में एक चीज जरूर इंक्लूड होता है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसके गैसियस फेज से निकलता, सॉलिड फेज से नहीं निकलता। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, उसी गैसियस फेज से निकलता, और सॉलिड को गैस में बदलने के लिए हीट इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोला जाता है। सब्लिमेशन तुम पढ़े भी होगे थोड़ा बहुत सब्लिमेशन, हालांकि 12th क्लास में डिटेल में पढ़ना है, और एनसीईआरटी में 11th में ही है थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर हम सोडियम को गैस में बदले, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हमने, निकाला, निकालने में हीट देना पड़ेगा, तो इसको बोल देंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको बोल देंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये इंथैल्पी और ये इंथैल्पी कुछ अलग नहीं है, यहां भी हमें हीट ही देना है, यहां भी हमें हीट से ही मतलब है, और यहां हमें हीट से ही मतलब है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इंथैल्पी कुछ और नहीं है, इंथैल्पी हीट ही है। ये आयनेशन इंथैल्पी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इंथैल्पी कुछ और नहीं है, ये हीट ही है। तो कहने का मतलब है, मैं तुम्हें पहले मीनिंग समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स बनाना अपने आप, वो अपने आप एक अलग पॉइंट है, वो हम बना लेंगे, बट इस लेवल पे क्योंकि हम पहला बार पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि इंथैल्पी है क्या। तो इंथैल्पी कुछ और नहीं, हीट है। एक सॉलिड को गैस से बदलने में हम कितना हीट देंगे, उसी को इंथैल्पी बोला जाता है या हीट बोला जाता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, ये भी कोई गलत नहीं है। कहीं सर्च करके देखोगे आप, तो अगर हीट ऑफ इंथैल्पी लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखा है वो भी गलत नहीं है, बराबर है। और इसको हम डेल्टा एच लिखते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन, इस SUB लिख देते हैं, ताकि ये इंडिकेशन पॉइंट है, समझ में आ जाता है। अब यहाँ आयनेशन एनर्जी है, आयनेशन इंथैल्पी है, तो इसको हम समझने के लिए डेल्टा एच आयनेशन एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखे तो चलता है। तो तुम्हें मैं मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो इसका मीनिंग क्या हुआ। ये इंथैल्पी वही वाला है जो एक सॉलिड को गैस में बदला गया है, ये इंथैल्पी वही वाला है जो एक एटम को केटाइन बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है। तो इंथैल्पी कुछ ऐसा रिलेट करना है। अब इंथैल्पी का तो मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आ गया हमें, थोड़ा बहुत, अभी बाकी थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, तो इतना हमें समझ में आ गया। तो इंथैल्पी से हम थोड़ा बहुत रिलेट हो गए। अगर इंथैल्पी का वैल्यू, इंथैल्पी को हम डेल्टा एच से लिखा करते हैं, अब तुम बोलो सर क्यू, हीट को तो क्यू से लिखते हो, तो इंथैल्पी को डेल्टा एच से, तो थोड़ा बहुत वो हम आगे उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो हम क्या समझेंगे, वो एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है। हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। यानी अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये काम करने में, सॉलिड से गैस में ले जाने में हमने 10 किलो जूल उसको दिया होगा, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। तो केवल डिफिनेशन जानने से नहीं होगा, एंडोथर्मिक है, साइन के साथ जानना है। ये भी एंडोथर्मिक है क्योंकि इसका इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो कब एंडोथर्मिक होता है, कब एक्सोथर्मिक, ऐसा मैं बता दिया हूं।
बराबर है। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन तो तुम्हें ऐसे मिलेगा नहीं ना कि पकड़ लिए गए और क्लोरीन पकड़े और क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको जैसे एक्सेप्ट करवाते हैं करवा दिए, लो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो, ऐसे नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं हुआ होगा ना। क्लोरीन हमें ऐसे मिला होगा Cl2 के फॉर्म में, और ये Cl2 क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना होगा, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को जब इसको एक्सेप्ट करवाना होगा तो पहले क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, स्टेबल है। अब क्लोरीन जो हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है, दो एटम में तोड़ना है इसको, एक मॉलिक्यूल्स को एटम में तोड़ना है। दिस वन इज मॉलिक्यूल्स, दिस वन इज मॉलिक्यूल्स और दिस वन इज एटम। तो एक एटम जो होता है अनस्टेबल होता है, क्यों, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, और एक मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। ये शेयरिंग करके आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये शेयरिंग करके ये इलेक्ट्रॉन इसका यूज कर रहा है, ये इसका यूज कर रहा है, ये बोलता है तुम मेरा यूज करो हम तुम्हारा यूज करेंगे। शेयरिंग का मतलब यही होता है ना, शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन यूज करो हम तुम्हारा करेंगे, और दोनों मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। बराबर है क्या, तुम मेरा यूज करो मैं तुम्हारा यूज करूं और दोनों मिलके स्टेबल हो जाएं। तो शेयरिंग का मतलब यही होता है। तो कहने का मतलब ये जो मॉलिक्यूल से अच्छा खासा स्टेबल है, अब इसको हमें तोड़ना है, तो तोड़ने में इसको हीट देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अनस्टेबल से कहां जा रहे हो, अनस्टेबल में जा रहे हो, तोड़ के उसको अनस्टेबल कर रहे हो। और दुनिया केमिस्ट्री बोलता है कि अनस्टेबल से स्टेबल में जाते हो तो एनर्जी रिलीज होता है, और स्टेबल से अनस्टेबल में जाते हो तो एनर्जी देना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें एनर्जी तोड़ के क्लोरीन को ये एटम में बदलना पड़ेगा, तो एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा। तो फिर से हमें डेल्टा एच आ गया, तो जहां जहां एनर्जी देने से रिलेटेड काम आएगा वो डेल्टा एच हो जाएगा। यहाँ बोल देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यहाँ वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा, यानी बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी प्लस होगा। अब फिर जाके ये टूटा होगा, टूट के एटम बना होगा, हमने हीट दिया होगा, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हैं तो हीट देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है उसको ये गेन कर लिया। अब ये गेन किया है तो परेशान था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। अब ये जब गेन किया है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, अब जाके एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये एनर्जी देना और एनर्जी रिलीज करना, और प्लस और माइनस इस बात को इंडिकेशन करता है कि हम हीट दे रहे हैं या हीट रिलीज हो रहा है। तो ये केवल इंडिकेटिंग पॉइंट है। बराबर है क्या, तभी तो मैं तुम्हें समझाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में जितना निगेटिव हो उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि जितना निगेटिव होगा उतना ही स्टेबल होगा, वो जितना ज्यादा वो रिलीज कर पाए उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जिस चीज में एनर्जी ज्यादा हो जाए वो जंपिंग कर उड़ी मारने लगता है, अब इसमें एनर्जी ज्यादा हो जाए तो उड़ी मार देगा। इसलिए स्टेबल चीज में एनर्जी कम होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज से डेली लाइफ से मत जोड़ लेना कि हमारे पास तो बहुत एनर्जी होना चाहिए सर, हमारे पास भी बहुत एनर्जी हो जाए तो हम भी जंप मारने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये Cl से Cl माइनस बना, और ये इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या हो जाएगा, यहाँ भी नाम आया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हीट से लेना देना है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का साइन नेगेटिव होगा, और याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी नेगेटिव होता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, और ये मत सुनना कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना तो कम होता जाएगा, नहीं, नेगेटिव इस बात को इंडिकेशन करता है कि जितना केवल साइन तुम्हें, अगर मान लो एक में -10 किलो जूल है और एक में -20 किलो जूल है, हम बोलेंगे ये अच्छा है, क्योंकि साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि लूज हो रहा है। और प्लस डेटा जितना ज्यादा होगा, अमाउंट जितना ज्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा बात है। तो कहने का मतलब सब कुछ जो आयनेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी है, वो तुम्हें एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और एनर्जी से जुड़ा हुआ है तो डेल्टा एच से जुड़ा हुआ है। बराबर है। तो कहने का मतलब पूरा ये हुआ कि जो हम हीट देने और लेने के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, हमने सॉलिड को गैस में बदला, तो ये जो हम एनर्जी के बार बार बात कर रहे हैं तो उसमें डेल्टा एच आ जाता है, वही है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी कुछ और नहीं है, हीट का लेना देना है इंथैल्पी से, यानी जो हम
करने में हीट दे रहे हैं। अब फाइनली हमें ये मीनिंग समझना है कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडो समझना है, और डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सो समझना है, बरोबर है। एक चीज और समझना है कि सॉलिड से हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते हैं, इसको गैसियस फेज में लाते हैं, और यहां से लाके तब जाके हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आयनेशन एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। और ये जो पॉजिटिव में जैसे वैल्यू दे दिया, मान लो हमने लिख दिया +10 किलो जूल। अब इसके साथ साथ एक और मीनिंग समझना है, मोल। तो जो तुम आयोनेशन एनर्जी का जो पहले मैंने मीनिंग बताया था उसमें तुम मीनिंग में फील नहीं आया होगा। मीनिंग जानते भी होगे तो तुम क्या बोलते थे, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम आयोनेशन एनर्जी बोलते हैं। अब क्या बोलोगे, गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, गैसियस इलेक्ट्रॉन के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा वो हम आयनेशन एनर्जी बोलेंगे, और ये 1 मोल के लिए डिफाइन है। यानी 1 मोल एटम के लिए, एक एटम के लिए नको, एक एटम के लिए नहीं, 1 मोल एटम के लिए एनर्जी निकालने में जो लगेगा, यानी इसके डिफिनेशन में एक गैसियस स्टेट जुड़ जाएगा और ये 1 मोल जुड़ जाएगा। ये दोनों का तुम्हें मैं मीनिंग समझा दिया कि मीनिंग क्या। अब इस पे न्यूमेरिकल्स के लिए हम आते हैं। तो आयनेशन एनर्जी 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। इतना ही नहीं, जितना भी डेल्टा एच का वैल्यू दिया जाएगा वो 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, बाय डिफॉल्ट 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना है। तो डेल्टा एच पे विशेष ध्यान रखना है, पहला। सेकेंड, आयनेशन एनर्जी में विशेष ध्यान रखना है। थर्ड जो होता है वो ये 1 मोल के लिए डिफाइन है। तो ये 3-4 चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं, तुम्हें मोल पढ़ाते हैं कि मोल से क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा। तो ये एनर्जी से रिलेटेड अब डाउट मत बोलना कि सर डाउट क्या है। तो तुम्हें मैं चीजें समझा दिया कि डेल्टा एच क्या है, रियल मीनिंग क्या। अब तुम्हें मैं ये समझा रहा हूं कि यहां पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाएगा, मोल से मीनिंग क्या। तो थोड़ा बहुत कल समझाया था, जैसे नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिजिकल का चैप्टर आ जाएगा। तो मैं उतना ही समझा रहे जितने से हमारा ये न्यूमेरिकल्स बन पाए। तो जैसे 1 डजन में कोई चीज 12 डिफाइन है, 12 बनाना, 12 एप्पल, पेंसिल, पेन, कुछ भी डिफाइन है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी डिफाइन है। तो हम बोलने जाएंगे क्या कि सर 1 डजन में 12 क्यों डिफाइन किया गया, कर दिया गया, इसको मान लिया गया है। 13 भी बोल सकते थे ना, ऐसा थोड़े बोल देंगे 12 है तो, लेकिन सब मानते हैं तो हमें भी मानना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो है उसका लॉजिक नहीं होता है, ये पकड़ के बैठ जाओ सर 1 डजन में 12 ही क्यों है, तो दुनिया में घूम के भी आ जाओगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि 1 डजन में 12 क्यों माना गया है। तो कोई चीज है कि हमें थोड़ा बहुत उसको मानना पड़ता है। अब उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर मान लो एक कंटेनर ले लिया गया, उसके अंदर, कंटेनर के अंदर चलो हीलियम गैस ही ले लेते हैं क्योंकि हीलियम गैस तो कंबाइन किसी से करेगा नहीं, इसमें बहुत सारा हीलियम गैस है। अब तुमसे जब बोलना पड़ा कि हीलियम गैस की संख्या कितना है, अब इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ गया कि हीलियम गैस क्या है, कितना है बताओ। तो हीलियम गैस इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। अब हीलियम गैस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ये निकाला गया कि इसको एक जैसे डजन के हिसाब से हम माइंड में सेट हो जाता है कि डजन मतलब 12, वो हमें फिक्स हो गया। कोई अगर डजन बोलता है 5 डजन दे दो तो समझ जाना कि 60 क्वांटिटी वो मांग रहा है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर मोल फिक्स हो जाए, डजन का जगह मोल ले लेता है। और ये बोला गया कि 1 मोल के अंदर इनके अंदर काउंट किया गया, ये नंबर फिक्स कर दिया गया। तो 6.023 इंटू 10⁻23, कहीं पर 2 भी लिखता है, कहीं 2 भी लिखो चलता है, उतना डिफरेंस नहीं करने की जरूरत है। 2 भी लिखता है और 2 भी लिखता है, यहाँ वाला। तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होता है, कोई भी चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं 1 मोल में, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है। पार्टिकल्स क्यों, क्योंकि ये केमिस्ट्री है तो पार्टिकल्स के लिए डिफाइन होगा, बनाना नहीं है कि ये इतना बनाना होगा। 1 मोल में ये संख्या डिफाइन है और इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे दे दिया है एवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, Na। सोडियम नहीं है, नरेंद्र अवस्थी भी नहीं है, ये है Na।
एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पर हमने 1 मोल के लिए डिफाइन कर दिया पार्टिकल्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सबको समझ में आ गया होगा, इसको एक बॉक्स में हम पैक करते हैं। अब हम दूसरा मीनिंग समझते हैं। तो अब दूसरा मीनिंग क्या समझेंगे, तो चलो एक कंटेनर में हम क्या करते हैं, इसी को लेते हैं या किसी को ले लो, ऐसा आप देखते हैं। चलो मानते हैं नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, जो हमारे को पढ़ना होता है। आइसोटॉप्स वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो 14 होता है। ऑक्सीजन का जो मास होता है 16 ग्राम होता है ना। सोडियम का मास 23 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। यही है इसका मोलर मास। मोलर मास भी कहीं या एटॉमिक मास बोलते हैं। मोलर मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक मास। और एक होता है मॉलिक्यूलर मास, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे हमसे बोला गया O2 का बताओ, तो O2 का 32 हो गया, तो ये मॉलिक्यूल्स है। Cl2 का 35.5 35 71 आ गया। तो क्लोरीन का एक्चुअल में क्या है 35.5 ग्राम है। अब ये हमें थोड़ा रटना पड़ेगा, तो पीरियोडिक टेबल इसको रखना, या क्वेश्चन में जब देता है तो वो लिख के देता है। अब इसका हम पहले मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या है। तो अगर यहां पर नाइट्रोजन 14 ग्राम है, तो क्या एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है? ये इसका एटॉमिक मास है। ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है, मतलब एटम का मास है। तो क्या एक एटम का मास, इस एटम का मास 14 ग्राम है? इस एटम का मास 14 ग्राम है। एक ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, क्या एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है? ये तो बहुत भारी हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, हवा में कैसे तैरेगा? ऑक्सीजन एयर में फ्लोट करता है ऐसे, ये 16 ग्राम का होगा तो नीचे बैठ जाएगा। ये तो ये जाए होगा क्या? तो कहने का मतलब है ये 16 ग्राम जो तुम बार बार अभी तक पढ़ते आते हो, 16 ग्राम कितने के लिए डिफाइन है? ये 1 मोल ऑक्सीजन का मास है। 1 मोल ऑक्सीजन का मास है। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, और इसी को बोल देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास 1 मोल के लिए डिफाइन है, यानी 1 मोल में इतना एटम ऑक्सीजन का होगा। यानी एक कंटेनर मान लो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन से भरा हुआ है तो इसके अंदर इतने ऑक्सीजन है, 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन है। अब एक पूरे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करके हमारा आ गया कितना, 16 ग्राम। बराबर है क्या? तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ा कैलकुलेट किया गया कि लेके और ये तराजू पे लेके तौल रहे होंगे कि लो ये 16 ग्राम का हो गया। उसके लिए तरीके होंगे, जैसे मोस्ले ने दिया जेड निकालने का, इसके भी तरीके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है ग्राम एटॉमिक मास मतलब वही मोल, 1 मोल के लिए ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल के लिए हो जाएगा। तो उसका मीनिंग बता दे रहा हूं अभी, वही है सेम। तो 16 ग्राम कितने के लिए डिफाइन है, यानी जो 16 ग्राम है वो एक इतना एटम है उसका मास के बारे में बोल रहा है। तो कभी भी ध्यान रखना कि 16 ग्राम जो मास है वो 1 मोल का मास है। 14 ग्राम जो मास है वो 1 ग्राम का मास है, सॉरी 1 मोल का मास है। 23 ग्राम जो है 1 मोल का मास है। एक एटम का मत समझ जाना। अब 1 मोल में कितना एटम होता है, इतना, बाय डिफॉल्ट उतना तुम्हें समझना होगा। अब ये O2 का 32 ग्राम है, यानी O2 इस कंटेनर में होगा, और कितना होगा, O2 की संख्या इतना होगा, यानी 32 ग्राम में 1 मोल के लिए डिफाइन है। 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम है। 71, 1 मोल Cl2 का मास है 71 ग्राम। अब देखो ये 1 मोल के लिए है और ये भी 1 मोल के लिए है, लेकिन यहां पर एटॉमिक मास बोलेंगे और यहां पर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ डिफाइंड फॉर 1 मोल। ये मॉलिक्यूल्स है इसलिए मॉलिक्यूलर मास, और ये एटम है इसलिए एटॉमिक मास। बराबर है? तो ये है इनका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं।
तो एटॉमिक मास नहीं बोल के अगर क्वेश्चन में बोलता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो हमें समझना है कि 1 मोल का मास है, और ये इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखेगा तो मीनिंग समझना 1 मोल के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। बॉक्स में दोनों को पैक करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, क्योंकि हमें तीसरा पॉइंट को समझना है जिस समय न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तुमसे क्वेश्चन में बोला, देखो कैसे क्वेश्चन में बोलेगा, क्लोरीन से Cl माइनस बना, पहले क्वेश्चन देखते हैं तब हम अटेम्प्ट पे आएंगे कैसे हमें करना है। Cl से Cl माइनस जाने में मैं अपने आप से एग्जांपल ले रहा हूं, ये डेल्टा H माइनस 20 किलो कैलोरी पर मोल है, किलो कैलोरी पर मोल है, ये दिया हुआ है। बोला क्वेश्चन में कि 71 ग्राम Cl को Cl माइनस कन्वर्ट करने में डेल्टा H का वैल्यू बताओ। क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा प्रकट होगा, Cl को Cl माइनस में बदलने में डेल्टा H 20 किलो जूल लग रहा है। तो 71 ग्राम में 71 ग्राम क्लोरीन को कन्वर्ट करने में कितना हीट लगेगा? हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड, सॉरी, हाउ मच हीट विल बी रिलीज्ड व्हेन 71 ग्राम क्लोरीन बिकम्स Cl माइनस। समस्या ये है कि हमने मोल पढ़ा और हमने मास पढ़ा, और इक्वेशन तो ना तो यहां मोल दिख रहा है और यहां ग्राम दिख गया, यानी पार्ट 1 और पार्ट बी को इसमें इंक्लूड कर दिया इसने। यहां से मोल दिख रहा है और यहां से ग्राम दिख रहा है। तो इसमें हमें मास दिखा था, इसमें हमें मोल दिखा था, और इसमें हमें मोल मास दिखा था। मास को हमने मोल से रिलेट किया था। अब ध्यान देना, अब एक मैं तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूं, चाहे ऐसे समझो यूनिटरी मेथड से। मुझे ये बताओ कि क्लोरीन जो है उसका मास 35.5 ग्राम है। 35, ऐसे समझो, पहले एक समझाते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। क्लोरीन जो है वो 35.5 ग्राम इसका मास होता है। तो तुम मुझे ये बताओ कि 71 ग्राम में क्लोरीन की संख्या कितना होगा? हाउ मच क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, हाउ मच क्लोरीन एटम, कितना होगा? अब यूनिटरी मेथड से समझेंगे कैसे। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो एटम की संख्या कितना है, कितने के लिए डिफाइन होता है? 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो 71 ग्राम में कितना होगा? 71 ग्राम में तो 71 बाई 35.5 कितना हो जाएगा? 2, यानी 71 ग्राम में 2 मोल Cl होगा। ऐसे समझो कि हम तुमसे पूछे कि 1 डजन में 12 होता है, तो 24 में कितने डजन? तुम बोलोगे 2। क्यों बोल रहे 2? तो 24 में तुम 12 से क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। उसी तरह से 71 में तुम 35 से क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। हमने बोला 36 कोई क्वांटिटी है, उसमें कितना डजन होगा, तो तुम क्या कर रहे हो? 36 में से डिवाइड कर रहा हूं। तो ध्यान से समझो, मैं तुम्हें ये सब चीजें आगे समझाऊंगा, समझ में आएगा तो बेटर है, बट यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, क्योंकि उतना समझाएंगे तो चले जाएंगे मोल में। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास मतलब जो क्वेश्चन में देगा, जैसे 71 ग्राम है, दैट इज गिवन मास, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो यहां मैं लिख रहा हूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला रट लेना। नंबर या यूनिटरी मेथड से जो अभी तुम डिवाइड किए हो ना, जैसे 36 बनाना में कितना डजन होगा, तो 36 डिवाइड बाई 12, 12 तो डिफाइन था ना, ये एटॉमिक मास डिफाइन होता है। सेम टू सेम 36/12 का ये यूनिटरी मेथड निकाल के फॉर्मूला बना दिया गया है। तो फॉर्मूले के बाद में समझेंगे। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया ये। अब यहां ध्यान से समझो इस न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि डेल्टा एच इतना मोल है, यानी इसका मीनिंग निकालो कि 1 मोल Cl को Cl माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 20 जूल एनर्जी रिलीज हुआ है। फिर से बोलो, 1 मोल Cl को Cl माइनस में बदलने के लिए 20 जूल एनर्जी रिलीज हुआ है, 20 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ है।
तो 71 ग्राम में कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो चीजें डिफाइन है एक मोल के लिए है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 71 को हम बदल दें मोल में, तो हम बदल देंगे मोल में। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, यही है गिवन मास, जितना चाहिए, यानी 36 में कितना डजन चाहिए, 48 में कितना डजन चाहिए, वो गिवन हो जाता है। तो गिवन मास अपॉन, अब क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है ये हमें दिया नहीं जाएगा, तो हमें खुद से पुट करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 2, ये कितना आ गया मोल 2। ये वैल्यू कितने के लिए डिफाइन है, 1 मोल के लिए। और ये पूछ कितने रहा है, तो मैं 71 नहीं बोल के क्या बोल दूं, 2 मोल बोल दूं, यानी मैं 24 बनाना नहीं बोल के 2 डजन बोल दूं। बात एक ही हुआ कि नहीं हुआ, 24 बनाना बोलू या 2 डजन बोलू, बात एक है या नहीं है। तो मैं 71 ग्राम बोलू या 2 मोल बोलू, बात एक है या नहीं है। तो मोल में हर चीज कन्वर्ट करके लाओ, यानी हमारा अब रेफरेंस पॉइंट मोल होगा, और हर चीज को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या क्या तुम मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, एटम दिया जाएगा तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम दिया जाएगा तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हर चीज मोल में कन्वर्ट कर दो, यानी यहाँ 2 मोल के लिए पूछ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन तो आसान हो गया। 1 मोल के लिए 20, तो 2 मोल के लिए 40, यानी -40 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -40, बराबर है ना। अब देखो मोल कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अब तुमसे बोल दिया कि 36 बनाना में कितना डजन होगा, तो तुम 36/12 करते हो, 12 फिक्स होता है ना, तो फिक्स वाला नंबर से डिवाइड किया जाता है। मान लो पूछ दिया मास नहीं दिया है, नंबर दे दिया कि ऑक्सीजन का इतना एटम है, तो यहां लिखो तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर Na बोले तो 6.023 × 10⁻23। तो ये 2 तरीके से तुम मोल निकालना सीखो। मोल 20-25 तरीके से भी निकालना सिखा जाता है, लेकिन वो लॉजिकल होता है। तो बस यहाँ पर एक फॉर्मूला डिफाइन कर लो अपने आप को, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू जो मास दिया जाएगा और एटॉमिक मास, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोल यहाँ पर 2 ही तुमसे पूछा जाएगा निकालने को, 1 और 2। अब तुम जब मोल में बदल दोगे तो तुम्हें अब इंथैल्पी से कैसे रिलेट करोगे, तो इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी कितने के लिए डिफाइन होता है, 1 के लिए। तो तुम जब मोल में बदल दोगे तो उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तो किसके लिए डिफाइन है, ऑलवेज 1 मोल के लिए डिफाइन है। और तुम मान लो क्वेश्चन में पूछा 5 मोल के लिए, 5 मोल के लिए पूछा, ठीक है, तो ये सब लिख लिए होगे। अब थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने बोला, यहां पर ध्यान देना, हमने बोला 3 चीजें। अब देखो कैसे निकालेंगे हम 3 चीजें। 3 चीजें का आंसर एक ही आएगा। हमने बोला कि Cl से Cl माइनस जाने में डेल्टा H का वैल्यू जो है -20 किलो कैलोरी मान लिया हमने, ये है, ठीक है, इतना है। अब हम तुमसे 3 चीजें पूछते हैं कि 5 मोल, पहला क्वेश्चन, 5 मोल क्लोरीन को Cl माइनस में बदलने में डेल्टा H कितना लगेगा। तो इसका आंसर होगा कि ये जो है डेटा 1 मोल के लिए डिफाइन है, तो 5 मोल के लिए क्या हो जाएगा, -20 × 5, -100 किलो कैलोरी हो जाए। अब पर मोल मत लिख देना, क्योंकि ये डिफाइन होता है पर मोल के लिए। अब ये 5 मोल के लिए पूछा है। जैसे 1 पेन का प्राइस 20 रुपया है, तो 5 पेन का प्राइस 100 रुपीज हो गया। तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, और तुमसे पूछा है 5 मोल को कन्वर्ट करने में, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। दूसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल नहीं लिख के तुमसे क्वेश्चन में बोला कि 71 ग्राम क्लोरीन को Cl में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा H कितना होना चाहिए। अब ये मोल नहीं देके क्या किया, ग्राम दे दिया, तो हम इस ग्राम को मोल में बदलेंगे। तो ग्राम को हमें मोल में बदलना है, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 71 डिवाइड बाई 35.5, ये आ गया 2 मोल। अब मुझे ये कितने के लिए डिफाइन है, 1 मोल के लिए। अब पूछ कितने रहा है, 71 ग्राम, यानी मैं 71 ग्राम नहीं बोल के क्या बोल दूं, 2 मोल बोल दूं। और 2 मोल बोलने का मतलब ये कितने के लिए डिफाइन है, तो -20 × 2 कितने के लिए हो गया, 40 किलो कैलोरी पर मोल। यानी ग्राम में दिया जाएगा तो हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमसे बोला क्वेश्चन में ऐसे समझो कि 1 डजन का दाम 100 रुपया है,
तो 5 डजन का दाम क्या है, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम 5 डजन नहीं बोल के मैं तुमसे बोला कि 60 बनाना का प्राइस क्या है, तो तुम 60 बनाना को किस में कन्वर्ट करो, पहले डजन में कन्वर्ट कर दो। 5 हो गया, 5 डजन। अब 1 डजन का दाम 100 रुपया, तो 5 डजन का दाम 500 रुपया। तो वही काम करना है, ये डायरेक्ट डजन दिया हुआ है, डजन नहीं दिया है तो डजन में बदलो, मोल में बदलो, यानी यहाँ डजन का काम कर देगा मोल। अब ये नहीं देके तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 12.046 इंटू 10 टू पावर 23 क्लोरीन है और इसको बदलना है Cl में, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा। तो मुझे पहले इतने क्लोरीन है तो इतने क्लोरीन को हमें बदलना पड़ेगा किसमें, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, इतने क्लोरीन को बदलना पड़ेगा मोल में, यानी यहां पर ये एटम है तो एटम को बदलना पड़ेगा किसमें, मोल में। एटम को मोल में बदलने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स है 12.046 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई कितना हो गया 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी मोल कितना आ गया, मोल इक्वल टू 2। अब ये डेल्टा एच कितने के लिए डिफाइन है, 1 मोल के लिए, और हमसे कितने के लिए पूछा गया, 2 मोल के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा -20 इंटू 2 यानी -40 किलो कैलोरी। तो हमसे अभी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पहला पॉइंट ये है हमारा, मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूं, पहला पॉइंट हमारा ये है कि डेल्टा एच चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है चाहे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। पहले मैं तुम्हें ये पॉइंट्स क्लियर करवा दिया था, तो डेल्टा एच का वैल्यू मैं क्लियर करवा दिया हूं कि माइनस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन भी बता दिया हूं, किलो कैलोरी को किलो जूल में कैसे बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में कैसे बदलोगे, मोल का मीनिंग भी बता दिया, ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है ये भी बता दिया। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, तो 5 मोल डायरेक्ट दिया है तो ये डिफाइन है 1 मोल के लिए, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा इंटू 5। अब डायरेक्ट मोल नहीं देके ग्राम बोलेगा तो ग्राम को किसमें बदलेंगे, मोल में। बदलने का तरीका क्या है, हमारे को फॉर्मूला है अभी के लिए, तो हम बदल दिए मोल में। अब मोल को बदल दो यानी 71 ग्राम, क्लोरीन नहीं बोल के 2 मोल बोलना गलत बात नहीं है, 24 बनाना बोलो या 2 डजन बोलो, बोलना गलत नहीं है, तो ये गलत नहीं है, तो ये हमारा गलत नहीं है, तो आंसर हमारा ये आएगा। अब इतना क्लोरीन है, इतना क्लोरीन को हम मोल में बदलेंगे, यानी हर चीज मोल में, हर चीज मोल में, यानी हर चीज डजन में बदलना है। तो इस एटम को बदल दो मोल में, मोल में बदले तो कितना आ गया 2, ये कितने के लिए डिफाइन है 1 के लिए, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2। यानी हम यहाँ 2 चीज सीखे, क्या क्या सीखे, यानी ग्राम को मोल में बदलना, ग्राम को मोल में बदलना और एटम को मोल में बदलना। और जब मोल में बदल लेंगे तो हमारा डिफिनेशन, डेल्टा एच का डिफिनेशन क्या बोलता है, 1 मोल के लिए हम डिफाइन है, यानी डेल्टा एच इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, ये 1 मोल हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, नहीं डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन इज दैट हाउ मच outer cell electron, how much electron are present in outer cell of PD। तो हम पहले PD के क्या निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है ना, उसके बाद 4p6 5s2 4d। अब यहां काउंट करना 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 39 8 बच गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन तुम्हें याद होगा मैं एक कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय मैं पीडी पे स्टार लगवाया था, बोला था कि ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, और यहाँ पर यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ 4s0 होता है, सॉरी 5s0 होता है और 4d10 होता है, इसको याद रखना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है, ये नहीं होता है। अब ये नेचुरल अकरिंग है, ये मत बोल रहे सर क्यों आगे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो है कि रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये नेचर्स में ऐसा ही होता है, जो चीजें आया तो बोल देना है नेचुरल अकरिंग है, क्योंकि ये क्या है डी में चला, डी में होता है। तो एक्चुअल में ये नेचुरल अकरिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो नहीं होता है, वो तो उसको देख के एसपीडीए बनाया गया है ना, उसमें थोड़ा होगा कि ये इस नाम का उसमें इस नाम दिख रहा होगा, वो तो हमने बनाया एसपीडीएफ ना, बट उसके अंदर सबसेल होंगे, नाम हमने दिया सबसेल, उसमें लिख के थोड़े आ रहा होगा सबसेल, तो डी में यहाँ हो गया। अब हमें 18 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3 वालों को साथ में लिखते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है,
जब अच्छा लगता है तो उसको हम साथ में लिखा करते हैं। तो अब 1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 18, 4, ये क्या लिखते हैं? 4:4p6, 4:4p6। पी में कितने? पी में 18, सॉरी 4 में कितने? 18। तो ये ऑर्बिट नंबर 1 में 2, 18, 18। अभी तुम 10th क्लास में निकालते तो गलती आ जाता तुम्हारा। एक्चुअल में पीडी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, और यहाँ आउटर सेल में क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। और ये ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि तुम्हें फुल फील्ड है? ये लग रहा है कि नहीं फुल फील्ड? सब भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ लग रहा है? लेकिन एक्चुअल में फुल फील्ड है क्या? पीडी कंपाउंड नहीं बनाता है क्या? इनर्ट गैस है क्या? नहीं है। दैट इज कॉल्ड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो देखने में लगता है इनर्ट गैस है, लेकिन झूठा है। सूडो मतलब झूठा, लाई। ये है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख लेना, जिसके आउटर सेल में विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, दैट इज कॉल्ड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, if 18 electrons are present in outer cell, 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 that is known as pseudo inert gas configuration. That is known as pseudo inert gas configuration. That is known as pseudo inert gas configuration. ठीक है, पीडी। ये तुम्हें मालूम है ना कैसे ये निकाला जाता है? तो तुम इसके कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर मत पड़ जाना कि कैसे आता है। इसको लिख के इसमें कन्वर्ट कर देना। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, ये लिखने आता है, इसको लिख के इसमें कन्वर्ट कर देना। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 18। आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है और सब भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं भरा हुआ सब? क्या इनर्ट गैस है क्या? नहीं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी तुमसे पूछे कि किसके आउटर सेल में 18 है या 8 है या 10 है या 12 है, कुछ भी पूछे, ये कॉन्फ़िगरेशन निकालो और चेक कर लो। सर व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास। मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास। लिख लो, ग्राम एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम, क्या मैं लिख रहा हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ओ एटम मॉलिक्यूल्स का, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। बराबर है, ये हटा दे रहा हूं। एटॉमिक मास मतलब, सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल एटम। ठीक है, ठीक है, इस चीज ध्यान देना। नोट्स जो तुम बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स, तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बनाना है कि सर हमें नोट्स ही नहीं आ रहा बनाने। नोट्स उतना बनाने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहले बनाओ, छोड़ो नोट्स के चक्कर में। नोट्स बनाना तब जब तुम्हें सब चीज आ रहा है, तब तुम क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाते समय जहां जहां प्रॉब्लम आएगा वो तुम्हारा थ्योरी है, ये सोच लो। उस चीज का मीनिंग और कहां तुम फंस रहे हो उस चीज को लिखोगे, तब एक प्रॉपर नोट्स बन के आता है। और ये सोचना, टीचर का एक प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम पढ़ाते समय न्यूमेरिकल्स थोड़ा सोल्व करा रहे हैं। तो एक प्रॉपर नोट्स तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम सर जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स लिखो। फिर जो क्वेश्चन बनाओगे
वो तुम्हारे सामने जो समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो भी एक नोट्स ही है, वो भी एक थ्योरी है। तो सबको बंच कर दो एक साथ और तब बनाओ, तब एक सुटेबल अच्छा नोट्स बन के निकलेगा। तो नोट्स खुद का बहुत अच्छा होता है। ओके, तो